एचपी एग्ज़ाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीआरसी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जो है वो एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन रहता है, जिसमें 35 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को जो है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका एक तरीके से टेस्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हम जो है वो टेस्ट 1 में ऑलरेडी एक बार जो है वो 35 क्वेश्चंस को जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो है वो हम फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट 2 आपका ये रहने वाला है। हम डिटेल से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर रिवाइज करेंगे ताकि आपका एक रिवीजन हो सके और आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आपका एचपीआरसी आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर द हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1975 विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। एक एक्ट था हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। कब का एक्ट है? 1975 का ये एक्ट था। कौन सी जो है वो किस भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है इस एक्ट से? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है पहाड़ी, सी ऑप्शन है उर्दू एंड डी ऑप्शन है संस्कृत। तो आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की जो आधिकारिक राज्य की आधिकारिक भाषा है ना, वो कौन सी है? आपकी हिंदी लैंग्वेज है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। किस एक्ट से ये बनी थी? हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1975 से ये जो है वो बनी थी। ओके जी, आपको एक पॉइंट और यहाँ से पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक्ट था आपका हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1975, इससे तो जो है वो सही बात है कि हिंदी आधिकारिक भाषा बनी थी। लेकिन इस एक्ट में ना 2019 में अमेंडमेंट भी हुआ था। अमेंडमेंट हुआ था आपका 2019 में। उसमें जो है वो उस अमेंडमेंट में हिमाचल प्रदेश राज्य की एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया गया था। किस लैंग्वेज को बनाया गया था, क्या आप जानते हैं? संस्कृत लैंग्वेज को जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश की जो है वो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज 2019 में जो है वो बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल जो है वो अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, उससे जो है वो संस्कृत भाषा को बनाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो सारचू कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाइड एज इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व इन 2025 कि जो ये सारचू संरक्षण रिजर्व है ना, 2025 में ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित इसे किया गया था। हिमाचल प्रदेश की किस विशिष्ट घाटी में ये जो है वो स्थित है? कि कौन सी स्पेसिफिक वैली में हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है? सारचू कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये सारचू कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना, ये हमारा कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? ए ऑप्शन है स्पीति वैली, बी ऑप्शन है कांगड़ा वैली, सी ऑप्शन है किन्नौर वैली एंड डी ऑप्शन है कुल्लू वैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्पीति वैली। स्पीति वैली में हमें जो है वो ये सारचू कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति में ये है आपका। ये जो है वो इंडिया का ये लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है। आपको पता होना चाहिए कब ये जो है वो नोटिफाइड हुआ था? 2025 में ये नोटिफाइड हुआ था। इसका एरिया कितना है? क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट है, इसलिए एरिया भी आपको पता होना चाहिए। 1585 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आपका सारचू कंजर्वेशन रिजर्व का जो है वो एरिया था। अच्छा, यहाँ पर जब कंजर्वेशन रिजर्व की बात हो ही रही है तो हिमाचल प्रदेश में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? हिमाचल प्रदेश में ना 5 कंजर्वेशन रिजर्व है। कौन कौन से हैं? एक तो हमने ये बात कर ही ली, सारचू कंजर्वेशन रिजर्व, ये जो है वो सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश और इंडिया का भी सबसे बड़ा ये कंजर्वेशन रिजर्व आपका रिजर्व है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। दूसरा हमें एक शिल्ली कंजर्वेशन रिजर्व भी देखने को मिलता है सोलन में। नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व बिलासपुर में है। दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व आपका सोलन में है। पॉटर हिल कंजर्वेशन रिजर्व आपका शिमला जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमने इतने पॉइंट रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं ना एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम के, जैसे एचपी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी या फिर जेआईटी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर आप मैसेज कीजिए। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और जो है वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, चाहे वो एचपीआरसी के एग्जाम हो या फिर एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। या फिर आप हमारी ऑफिशियल एचपी एग्जाम अफेयर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप जो है वो इन डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओन्स दी
ओन्स एंड ऑपरेट द कोल-डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हिमाचल प्रदेश में कोल डैम जल विद्युत परियोजना का स्वामित्व और संचालन करता है? कोल डैम की बात हो रही है। क्या आपको पता है कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर में हमें देखने को मिलता है कोल डैम। ठीक है जी। कौन सी नदी पर है? तो इस सतलुज नदी पर हमें जो है वो ये देखने को मिलता है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है वो ये संचालित किया जाता है आपका कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ए ऑप्शन है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। बिल्कुल नहीं, ये सतलुज जल विद्युत नगर लिमिटेड द्वारा जो है वो ये संचालित नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है वो ये आपका संचालित होता है। कैपेसिटी कितनी है कोल डैम की? 800 मेगावाट की आपकी कैपेसिटी है। तो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसके द्वारा जो है वो कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो संचालित होते हैं? जैसे कि आपने नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट सुना होगा, या आपका SJVNL द्वारा जो है वो संचालित होता है रामपुर प्रोजेक्ट, धौलासिद्ध प्रोजेक्ट हमीरपुर का। तो ये सारे SJVNL के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जो है वो संचालित होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखा है, तो इसके द्वारा जो है वो कुल्लू का पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चंबा का चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बैरासियूल हो गया आपका चंबा का, तो ये आपका NHPC द्वारा जो है वो संचालित होते हैं। तो ये डिफरेंट आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये संचालित होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एज पर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश? तो बात हो रही है पर कैपिटा इनकम की, और कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2024-25 की बात हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे 24-25। तो कितनी पर कैपिटा इनकम थी? हमने एक ना वीडियो की थी जिसमें हमने कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन किए थे आपके, जो HPRC ने पूछे थे, वहां पर भी सेम ये क्वेश्चन बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 2,57,212 जो है वो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम थी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो ये सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प होगी। देखिए ये तो बात हो गई आपकी 24-25 में पर कैपिटा इनकम की, लेकिन आपके अपकमिंग एग्जाम में ना आपसे 25 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी पर कैपिटा इनकम पूछ सकता है। तो कितनी थी पर कैपिटा इनकम 2025-26 में? तो 2,83,626 रुपए जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम थी आपकी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में। जबकि अगर जो इस क्वेश्चन में पूछा है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, वो कितनी थी आपकी? 2,57,212 जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम थी। तो ये सारे आंकड़े आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अपार्थेड वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन, कि रंगभेद जो है वो किस देश में नस्लीय भेदभाव की एक प्रणाली थी? रंगभेद आपने सुना भी होगा, कौन से देश में ये फेमस था आपका? अपार्थेड जिसे कहते हैं, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्या हुआ था कि 1948 में ना व्हाइट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, उसने एक पॉलिसी चलाई थी। क्या नाम था पॉलिसी का? अपार्थेड। उसमें क्या होता था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक तरीके से कानूनी रूप जो है वो दे दिया गया था। नस्ल के आधार पर भेदभाव आप समझते होंगे, तो इस तरीके से ये वहां पर रहता था आपका साउथ अफ्रीका में। तो आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, आपने सुना होगा इन्होंने जो है वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी, और इनको जो है वो 27 साल जो है वो नेल्सन मंडेला जो है वो जेल में भी रहे थे। फिर बाद में जाकर आपका 1994 में जो है वो साउथ अफ्रीका में पहली बार जो है वो वोट देने का अधिकार जो है वो सबको मिला था। तो ये साउथ अफ्रीका जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। With which major national activity initiated by Mahatma Gandhi did civil disobedience movement of 1930 formally begin? कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई किस प्रमुख राष्ट्रीय गतिविधि के साथ 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था? तो बताइए किस से जो है वो, कौन से मूवमेंट से जो है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपका प्रारंभ हुआ था? 1930 की ये बात हो रही है। ए ऑप्शन है आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह तो आपका 1918 की ये बात है, आपका खेड़ा सत्याग्रह। बी ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, ये आपका 1917 का है ना, 1917 गांधी जी का ये पहला जो है वो भारत में जो है वो पहला सत्याग्रह था। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि ये बात हो रही है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सी ऑप्शन है दांडी मार्च, दांडी नमक मार्च, तो ये बिल्कुल सही है, 1930 में ये किया था आपका महात्मा गांधी जी ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या हुआ था ये कि आपका
1930 में ना ये आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किया था। गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने कहा कि जो कानून जो है वो अन्यायपूर्ण है उसे हम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से तोड़कर भी जो है वो विरोध करेंगे। तो ब्रिटिशर जो है वो अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक पर टैक्स लगा रखा था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है वो दांडी यात्रा जो है वो स्टार्ट की थी, जो कि आपकी 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो चली, और 6 अप्रैल 1930 को जो है वो आपका गांधी जी ने ये नमक कानून तोड़ा था। तो इस तरीके से ये चंपारण दांडी नमक मार्च है ना, इस ये जो है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक तरीके से आप कह सकते हैं औपचारिक रूप से यहाँ से जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कमर्शियल बैंक इन 1969। ये नेशनलाइजेशन हुई थी आपकी, कब हुई थी, 1969 में हुई थी। कितने बैंक उसमें नेशनलाइज्ड हुए थे, 14 बैंक जो है वो नेशनलाइज हुए थे 1969 में फर्स्ट वेव में, ठीक है जी। तो पूछा गया है किन में से जो है वो कौन सा बैंक था जो आपके फर्स्ट वेव में जो है वो शामिल था। ए ऑप्शन है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, नहीं। बी ऑप्शन है पीएनबी, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पीएनबी जैसे बड़े बैंक, जैसे कि आपका पीएनबी हो गया, आपका यूको बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन ये ऐसे जो है वो 14 बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड हुए थे आपके, कब हुए थे, 1969 में हुए थे। उस टाइम पे अगर आपसे पूछे कि पीएम कौन थी तो इंदिरा गांधी जी थी, मिनिस्टर्स कौन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे तो मोरारजी देसाई थे। तो ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 1969 में आपका पीएनबी आपका नेशनलाइज्ड हुआ था, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट प्रेजेंट टोटल नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, तो टोटल नेशनलाइज्ड बैंक आप कितने बताओगे, 12 है। 1 + 11, 1 एसबीआई प्लस आपके 11 बैंक्स जो है वो आपके नेशनलाइज्ड है, अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली गारंटेड अंडर विच आर्टिकल। इक्वेलिटी की बात हो रही है कि भारतीय संविधान में समानता मुख्य रूप से किस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत है। तो समानता आप जानते हैं क्या है, फंडामेंटल राइट है हमारा, है ना। फंडामेंटल राइट भी आपका राइट टू इक्वेलिटी ना आपका आर्टिकल 14 से जो है वो 18 में आता है। कौन सा आर्टिकल इसमें आ रहा है, देखिए 15(1)(a) तो आपका जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है, 110 नहीं होगा, 280 नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको बेसिक आइडिया होगा ना तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए ये लगेंगे, ठीक है जी। आर्टिकल 14 क्या कहते हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये आपका आर्टिकल 14 है, तो इसमें जो है वो समानता की बात हुई है। तो आपको ये सारे आर्टिकल याद रखने हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 में क्या बात होती है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये आपका आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 में आपकी इक्वेलिटी की बात है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 18 जो है वो आपका एबोलिशन ऑफ जो है वो टाइटल्स है। तो ये सारे आपको इक्वेलिटी से रिलेटेड आर्टिकल आपको जो है वो आर्टिकल 14 से 18 में फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए हर सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है, एचपीजी का क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन है और ईजी क्वेश्चन नहीं आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच जैन ऑथर 12th सेंचुरी टेक्स्ट परिशिष्ट प्रवर्तन मेंशन चंद्रगुप्ताज एंसेस्ट्री एज पीकॉक टैमर क्लैन, कि किस जैन लेखक के 12वीं शताब्दी के ग्रंथ परिशिष्ट प्रवर्तन ने जो है वो चंद्रगुप्त के वंश को मोर पालक कबीले के रूप में जो है वो लेखित किया गया है। तो आपका जैन धर्म का आपका कौन सा हमें जो है वो ये देखने को मिलता है ऑथर, देखिए कलहण ने तो राजतरंगिणी लिखी है, तो ये तो नहीं है। हरिशेन जो है वो किसके दरबार में था, हरिशेन आपका जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में था आपका हरिशेन, हरिशेन आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, माफ कीजिए। हरिशेन जो है ना उसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था, तो ये भी नहीं होगा। बाण यहाँ पर लिखा है तो ये भी नहीं है। हेमचंद्र ने आपका ये लिखा है परिशिष्ट प्रवर्ण जो है वो ये आपका किसने लिखा है, हेमचंद्र ने ये लिखा है। इसमें क्या है, ये आपका जैन ऑथर है ये आपके, जिसमें जो है वो चंद्रगुप्त को जो है वो मयूर पोशाक कबीले का जो है वो चंद्रगुप्त को बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऑथर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कलहण आप याद रखोगे राजतरंगिणी लिखी है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है, एक यहाँ पर बाण लिखा है, बाण नहीं है बाण भट्ट है। अब बाण भट्ट हमने एक पढ़ा है, बाण भट्ट ने कौन से जो है वो क्या लिखा है, बाण भट्ट जो है ना वो हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट ने लिखा है। एक जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रवि कीर्ति होते थे, उन्होंने एहोल अभिलेख लिखा है। हर्षवर्धन ने खुद जो है वो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये बुक्स जो है वो लिखी है। तो आपको ये ध्यान होने चाहिए ये सभी ऑथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द हिल रीजन केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन आफ्टर विच
प्रोक्लेमेशन कि पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रिटिश क्षेत्र किस उद्घोषणा के बाद जो है वो ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपका जो ये ब्रिटिश टेरिटरी जो है वो आपके ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो है वो ये कब आए पूरी तरीके से, ये पूछा गया है। ये ऑप्शन है आपका क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या हुआ था? 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। तो 1858 में जो है वो आपकी महारानी थी, आपकी क्वीन विक्टोरिया उस टाइम पे जो है वो महारानी थी। तो उन्होंने घोषणा की कि आपका जो भारत का शासन नाम सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास जो है वो चला गया था। तो ये कंपनी का रूल जो है वो उस टाइम खत्म हो गया था। तो किस कौन से प्रोक्लेमेशन से ये हुआ था? तो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए आप जल्दबाजी में ना यहाँ पर क्वेश्चन बना था प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग, किस एक्ट की बात यहाँ पर नहीं हुई है। तो सी ऑप्शन इसका गलत जो है वो बिल्कुल गलत आंसर है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर प्रोक्लेमेशन की बात हुई है, इसलिए क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 2026 विच अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। एक गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर जो है वो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? शुभांशु शुक्ला आप जानते हैं 18 दिन जो है वो ये स्पेस में रहते हैं ना, तो आपने करंट अफेयर में सुना होगा। तो इन्हें जो है वो 26 जनवरी को ना आपके गणतंत्र दिवस में जो है वो आपका पुरस्कार एक मिला। कौन सा मिला? शौर्य चक्र मिला? नहीं, शौर्य चक्र तो आपका नहीं मिला था। पद्मश्री भी नहीं मिला है, ये तो सिविलियन अवार्ड है। अशोक चक्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अशोक चक्र आप जानते हैं ये क्या है आपका? अशोक चक्र ये आपका हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, आपका हाईएस्ट पीस टाइम। ओके जी, ध्यान रखना, अशोक चक्र जो है वो आपका शुभांशु शुक्ला जी को मिला है आपका गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच कंट्री विल होस्ट दी COP31 समिट इन 2026? तो COP31 जो है वो कौन जो है वो इसका मेजबानी जो है वो COP31 का करेगा? तो आपका तुर्की करेगा, कतर करेगा, न्यूजीलैंड करेगा या फिर ईरान करेगा? बताइए कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तुर्की जो है वो आपका COP31 का जो है वो मेजबानी करेगा। नवंबर में जो है वो 2026 में जो है वो COP31 होनी है आपकी। कहाँ पर होनी है? तुर्की में होनी है, अंताल्या में। प्रॉपर प्लेस आपको बताऊँ, अंताल्या, ठीक है जी, वहाँ पर होगी। ये कॉप है क्या? तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये जो है वो आपका UNFCC यूनाइटेड नेशन आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज के मेंबर की ये जो है वो एक तरीके से समिट रहती है, मीटिंग रहती है। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे COP31 से आपसे क्वेश्चन बना है तो आपसे पूछा जा सकता है COP30 कहाँ पर हुआ था? तो COP30 आपका ब्राजील में हुआ था, ध्यान रखना। ये भी COP30 भी आपसे पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो कौन सी जो है वो मीटिंग में हुआ था? तो आपका COP21 में आपका ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन efforts, the National Biodiversity Authority has released 38.36 crore to Forest Department of which state in November 2025? कि भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए जो है वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसे जो है वो आपका NBA कहते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ने क्या किया है कि नवंबर 2025 में जो है वो किस राज्य के वन विभाग को जो है वो 38.36 करोड़ दिए हैं। तो आपके जैव विविधता प्राधिकरण जो आपके नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना, उन्होंने आपके कौन से डिपार्टमेंट को दिया? आपके आंध्र प्रदेश स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपके 38.36 करोड़ दी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्यों दिए हैं? कि आपके भारत में के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को एक बढ़ावा देने के लिए ये जो है वो पैसे आपके दिए हैं। कितने दिए हैं? 38.36 करोड़ दिए हैं। नवंबर 2025 का ये करंट अफेयर था। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो करंट अफेयर से भी आपसे अच्छे क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, HP पटवारी, JOIT या फिर पंचायत सेक्रेटरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज मिलेगा, या फिर आप जो है वो हमारी ऑफिशियल HP एग्जाम अफेयर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी जो है वो आपको आप यहाँ से एनरोल जो है वो इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अनाउंस्ड इन 2025
इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क इज बीइंग बिल्ड इन विच सिटी, कि आपका इंडिया का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क कहाँ पर जो है वो बन रहा है, आपका अनाउंस हुआ था ये आपका 2025 में। ये ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन है अमरावती। तो बताइए कहाँ पर ये बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है अमरावती में, आंध्र प्रदेश में ये बन रहा है, आपका अमरावती में ये बन रहा है। क्या, भारत का पहला ये क्वांटम वैली टेक पार्क है, क्वांटम वैली टेक पार्क जो है वो ये बन रहा है। तो यहाँ पर जो है वो ये डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर साइंस सेक्शन से आप क्वेश्चन बना है कि इन टर्म ऑफ पीएच यूज टू एक्सप्रेस द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो पीएच होता है ना वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, कि सॉल्यूशन की या एसिडिक है सॉल्यूशन बेसिक है, तो ये बताने में पीएच आपका हेल्प करता है। तो पूछा गया है कि व्हाट डज लेटर पी डिनोट, कि पीएच में आपका पी क्या डिनोट कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका नेगेटिव लॉगरिदम, बी ऑप्शन है पावर ऑफ हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर, डी ऑप्शन है पोटेंशियल हाइड्रोजन। देखिए स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कुछ बुक में ना पी को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माना गया है, लेकिन आपकी आंसर की में ना यहाँ से आपका राइट आंसर यहाँ पर बताया गया था नेगेटिव लॉगरिदम। नेगेटिव लॉगरिदम ये ना HPRC का ही एक PYQ है, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पर नेगेटिव लॉगरिदम इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था कि कुछ सोर्सेज में जो हमें ना पी हमें क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव लॉगरिदम देखने को मिलता है। क्या होता है पीएच आप जानते हैं कि नेगेटिव लॉगरिदम होता है H पॉजिटिव आयन, ठीक है जी। तो ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो आपका नेगेटिव लॉगरिदम जो है वो आपका पी डिनोट करता है। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी होती पीएच की तब तो आप ये बताते पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन, कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जो पोलन प्रोड्यूस करता है। ए ऑप्शन है आपका पेटल, बी ऑप्शन है पिस्टल, सी ऑप्शन है सेपल, डी ऑप्शन है स्टेमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, स्टेमन। देखिए ना फ्लावर की यहाँ पर बात हो ही रही है। फ्लावर ना यहाँ पर फ्लावर के जो है वो एक आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका स्टेमन होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है आपका पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ध्यान रखना। जो आपका ये स्टेमन होता है ना, स्टेमन के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक आपका एंथर होता है, एक आपका फिलामेंट होता है। एंथर में जो है वो पोलन आपके बनते हैं, इसीलिए स्टेमन यहाँ पर राइट आंसर होता। अगर यहाँ पर एंथम स्पेसिफिकली ऑप्शन में दिया होता तब आप एंथर के साथ जाते, लेकिन यहाँ पर स्टेमन दिया गया है क्योंकि एंथर जो है वो स्टेमन का ही पार्ट है, इसलिए स्टेमन भी यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। फिर जो ये पोलन है ना ये आपका स्टिग्मा में जो है वो ये पोलन जो है वो रिसीव होता है आपका पिस्टल में, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो साइंस से भी अच्छे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल विच प्रॉपर्टी शोज अ डेफिनेट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ए ऑप्शन है आपका वैलेंसी, बी ऑप्शन है मेटालिक करैक्टर, सी ऑप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी एंड डी ऑप्शन है आपका एटॉमिक रेडियस। देखिए पूछा गया है कि जब हम जो है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, तो क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। विच प्रॉपर्टी शो अ इंक्रीज, की कौन सी प्रॉपर्टी इन ऑप्शंस में से जो है वो इंक्रीज ही होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ये यहाँ पर बना है। ये ऑप्शन है वैलेंसी तो देखिए भैया जी पहले ही वैलेंसी इंक्रीज होती है, फिर वैलेंसी जो है वो डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, ठीक है जी। पीरियड आपके ऐसे होते हैं, है ना, और आपके जो वर्टिकल आपके जो है वो कॉलम होते हैं, डाउन द ग्रुप आपका ग्रुप जो है आपका डाउन होते हैं, और जो आपका अलोंग द पीरियड आपका जो है वो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में रहते हैं। मेटालिक वैलेंसी तो आपकी अलोंग द पीरियड जो है वो आपकी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। मेटालिक करेक्टर देखिए, मेटालिक करेक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो डिक्रीज होता है, ठीक है जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल आयनाइजेशन एंथैल्पी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से जो है वो बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है ना वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी लगती है, ठीक है जी। जब आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटेगा और इलेक्ट्रॉन को उतना ही जो है वो एनर्जी लगेगी आप अपने जो है वो गैसियस एटम से बाहर लगने के लिए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, जबकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following statement is incorrect about
एमआरआई के बारे में ना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये ऑप्शन है द एमआरआई मशीन जनरेट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइनिंग हाइड्रोजन एटम इन दी बॉडी। बिल्कुल सही बात कह रहा है। यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सही स्टेटमेंट है कि एमआरआई क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। करंट दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल इन अवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है जी। सी ऑप्शन है आपका एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेंज इमेजिंग। बिल्कुल गलत। एमआरआई की फुल फॉर्म ना मैग्नेटिक रेंज नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है मेरे भाई, मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गलत है वही यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी डी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेजिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। बिल्कुल सही। ये बात कैसे ही कर रहा है। एमआरआई क्या करता है ना, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो इससे प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो डी ऑप्शन ही सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब इंग्लिश सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमें जो है वो चूज करना है। शी वॉज रनिंग डैश व्हेन दे कॉल्ड हर बैक। कि शी वॉज रनिंग सून आएगा, या फिर अपस्टेयर्स आएगा, वेरी आएगा, या फिर ग्लोइंगली आएगा। देखिए शी वॉज रनिंग सून व्हेन दे आर नहीं भी आएगी, सून तो नहीं आएगा। बी ऑप्शन है शी वॉज रनिंग अपस्टेयर। बिल्कुल बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि अपस्टेयर क्या है, एक तरीके से आप कह लो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपका। शी वॉज रनिंग अपस्टेयर व्हेन दे कॉल्ड हर बैक। बिल्कुल सही। बी ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। वेरी नहीं होगा, ग्लोइंगली नहीं होगा, सुन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर है। तो इजी यहाँ पर इंग्लिश भी आपसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस इन दी सेंटेंस। तो यहाँ पर इस वर्ड का जो है वो आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है। जेनरस, तो जेनरस एक तरीके से आप कह लो उदार जो होते हैं ना, जो उदार लोग होते हैं, जो सब कुछ जो है वो दान कर देते हैं, वो आपके जेनरस होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ ये लाइंस लिखी है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपका एंटोनियम क्या है आपका जेनरस का। ए ऑप्शन पढ़ लेते हैं सब्सटेंशियल। बी ऑप्शन है आपका परसिमोनियस। सी ऑप्शन है आपका एफ्लुएंट। डी ऑप्शन है आपका एंट्रेंच्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? परसिमोनियस। परसिमोनियस क्या होता है? एक तरीके से कंजूस होता है आपका, ये है ना। कंजूस का उल्टा ही तो ये बन गया आपका जेनरस। जेनरस आपका उदार आप कह लो, ये होता है उदार, है ना। तो इसका ऑपोजिट होता है आपका परसिमोनियस। ठीक है जी। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी देख लेते हैं। जैसे एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट क्या होता है? एफ्लुएंट आप कह लो ये एक तरीके से अमीर। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए परसिमोनियस मीन्स एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, कंजूस एक तरीके से, है ना। ये बिल्कुल एंटोनियम है जेनरस का। ठीक है जी। सब्सटेंशियल क्या होता है? लार्ज यानी कि बड़ा होता है आपका सब्सटेंशियल। एफ्लुएंट क्या होता है आपका? मीन्स वेल्दी यानी कि अमीर है। ठीक है जी। एफ्लुएंट। एंट्रेंच्ड मीन्स फर्मली एस्टेब्लिश्ड। फर्मली यानी कि स्थापित, मजबूती से स्थापित आप कह लो। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर ये आपका जो है वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम, HP पटवारी JOIT, या फिर आप पंचायत सेक्रेटरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो या फिर HP पुलिस कांस्टेबल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हम यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर आप मैसेज कीजिए। हम आपको जो है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट के लिए वन वर्ड हमें जो है वो बताना है। द कमेटी डिसमिस द प्रपोजल एज बेस्ड ऑन अजम्पशन रेदर देन वेरीफाइड एविडेंस। कि आपका जो है वो एक वन वर्ड बताना है इसके लिए, बेस्ड ऑन अजम्पशन रेदर देन वेरीफाइड एविडेंस। की कमेटी ने क्या किया? डिसमिस कर दिया प्रपोजल एज बेस्ड ऑन अजम्पशन के बेस पे रादर देन वेरीफाइड एविडेंस को छोड़कर जो है वो अजम्पशन के बेस पे जो है वो प्रपोजल डिसमिस कर दिया। तो इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। ये ऑप्शन है कंक्लूसिवनेस। बिल्कुल ये तो नहीं लग रहा है कंक्लूसिवनेस से, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन है आपका एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म भी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं है। स्पेक्यूलेशन, बिल्कुल आपने सुना भी होगा स्पेक्यूलेशन होता है कि बिना किसी एविडेंस के, पक्के एविडेंस के बिना जो है वो एक तरीके से अनुमान लगाना ही आपका क्या है? स्पेक्यूलेशन है। तो यही तो ये पूछ रहा है, बेस्ड ऑन अजम्पशन रादर देन वेरीफाइड एविडेंस। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अजम्पशन और
और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस होता है कि अजम्पशन होता है बिना प्रूफ के जो है वो बात को मान लेना, लेकिन जो स्पेक्यूलेशन होता है ना, स्पेक्यूलेशन होता है कि बिना किसी एविडेंस के जो है वो अनुमान लगाना आपका स्पेक्यूलेशन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन वर्ड। हैव यू एवर स्टूड अटॉप डैश माउंटेन पीक। तो यहाँ से आर्टिकल से ये क्वेश्चन बना है कि हैव यू एवर स्टॉप अटॉप डैश माउंटेन पीक। तो एक माउंटेन पीक की बात हो रही है, ना ही कोई हैव यू एवर स्टॉप, ना ही किसी स्पेसिफिक जो है वो माउंटेन पीक की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर द आएगा, माउंटेन में जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा एन। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हैव यू एवर स्टॉप अटॉप अ माउंटेन पीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा कहाँ पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ अडेज डैश फोकस ऑन एडवर्टाइजिंग इज इंक्रीजिंगली सीन एज अ डेलिकेट टॉपिक। तो यहाँ पर आर्टिकल पूछ रहे हैं कि नाउ अडेज डैश फोकस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इंक्रीजिंगली सीन एज डेलिकेट टॉपिक। ए ऑप्शन है एन तो नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक बात हो रही है, फोकस ऑन ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी, तो ये फोकस की बात कर रहा है, स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है, तो द यहाँ पर बिल्कुल आएगा। नाउअडेज द फोकस ऑफ एडवर्टाइजिंग, द फोकस ऑफ, तो स्पेसिफिक आपको पता लग रहा होगा, द फोकस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इंक्रीजिंगली सीन एज डेलिकेट टॉपिक। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, तो ये तो नहीं आएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज ही कंप्लीटेड 2 टास्क विद 1 एक्शन। तो 2 टास्क, 1 वर्ड ही आपको सब्सटीट्यूट कर, सॉरी यहाँ पर ये वर्ड सेगमेंट से आपको ये रिप्लेस करना है। ठीक है जी, तो कंप्लीटेड 2 टास्क इन 1 एक्शन को क्या कह सकते हैं हम? और केप्ट हिज माउथ शट एंड आईज ओपन, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, बिल्कुल सही, यही तो इसकी बात का मतलब हुआ। किल्ड 2 बर्ड की 2 बर्ड को एक ही पत्थर से जो है वो मार दिया, यानी कि 2 काम को एक ही काम से जो है वो 2 टास्क को एक ही एक्शन से कर दिया। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है, बी ऑप्शन। देखिए ईजी बन रहे हैं इंग्लिश सेक्शन से आपसे क्वेश्चन, तो इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है जी, आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे। सी ऑप्शन कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का क्या मतलब हुआ, क्या आप जानते हैं? इसका मतलब कीप द वुल्फ फ्रॉम का डोर है, डोर का मतलब होता है कि गरीबों से बचना। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो अब हिंदी से आपसे क्वेश्चन बन गए। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि यहाँ पर किस भाग में है? उत्तराखंड में मंत्री जी का निवास स्थल वैभव और विलास से परिपूर्ण था। तो यहाँ पर त्रुटि कहाँ पर है, यानी कि गलत कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में मंत्री जी का निवास स्थल वैभव और विलास से जो है परिपूर्ण है। देखिए यहाँ पर ना कौन सा आपका गलत है? उत्तराखंड में ठीक है, वैभव और विलास से मंत्री जी का निवास स्थल परिपूर्ण था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना वैभव और विलास है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्यों ये गलत है बताइए? तो ये वैभव और विलास से परिपूर्ण नहीं होता है, वैभव और विलास से ना युक्त होता है, या फिर वैभव और विलास से भरा हुआ होता है, ये आप कह सकते हो। परिपूर्ण इसलिए जो है वो यहाँ पर यूज नहीं होता है इनके लिए, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। परिपूर्ण आप कह सकते हो कि ज्ञान से परिपूर्ण है, उत्साह से परिपूर्ण है। ठीक है जी, वैभव और विलास के लिए हम परिपूर्ण शब्द का यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वैभव और विलास जो है वो यहाँ पर सही आंसर बन गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन आपसे ये बना था। क्वेश्चन नंबर 26 है, नज़र पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? नज़र पहचानना का क्या अर्थ है? मुहावरा है ये नज़र पहचानना। बस में होना नहीं, बस में होना तो इसका नहीं आंसर है। जल्दी मरने वाला भी नहीं है, घबरा जाना भी नहीं है, तो स्वभाव जानना बिल्कुल सही। जैसे आपने सुना होगा कि मैं तुम्हारी नज़र मैं जो है वो उसकी नज़र पहचानता हूँ, तो यानी कि मैं उसका स्वभाव जानता हूँ। तो ये यहाँ से मुहावरा ये बनता है, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्वभाव जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ होगा कि काठ का उल्लू का जो है वो एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? ये ऑप्शन है विपत्ति में पड़ना, काठ का उल्लू, नहीं विपत्ति में नहीं। बी ऑप्शन है सुनने के लिए प्रस्तुत होना, नहीं ये तो नहीं है। सी ऑप्शन है अपमानजनक बात सुनकर स्तब्ध रह जाना, देखिए ये 3 तो बिल्कुल भी नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बहुत मूर्ख हो जाना। काठ होता है एक तरीके से लकड़ी की तरह आप जो है वो मूर्ख हो, बहुत मूर्ख होना, इसको जो है वो मुहावरे का सही अर्थ है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। दीवार में डैश गार्ड देने की आवश्यकता है कि दीवार में
जो है वो इनमें से क्या वर्ड आएगा यहाँ पर, रिक्तस्थान की पूर्ति करें। दीवार में एक वस्तु गाड़ देने की आवश्यकता है, नहीं वस्तु को हम नहीं गाड़ते हैं। रस्सी को भी नहीं हम गाड़ते हैं। कील, बिल्कुल सही, एक कील यहाँ पर आएगा, कील को हम गाड़ते हैं, इसीलिए कील यहाँ पर सही आंसर है कि दीवार में एक कील गाड़ देने की आवश्यकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है, पंखा भी नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको हिंदी सेक्शन में आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वह खाना रिक्तस्थान की पूर्ति उचित क्रिया से करें। वह खाना खा रही है, तो ये तो गलत है। खा रही हो नहीं आएगा, है आएगा। खाना चाहिए भी नहीं आएगा, खा रही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हिंदी इंग्लिश तो आपसे इजी पूछ रहे हैं, ठीक है जी, आप कर लोगे हिंदी इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। बस थोड़ा बेसिक्स आपको जो है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम या फिर HP पुलिस कांस्टेबल की, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7018186561। यहाँ पर मैसेज कीजिए, हम आपको कंप्लीट जो है वो स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, पलक लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। पलक लगना आप जानते हैं, पल लगना है कि नींद आ जाना, इस क्वेश्चन जो है वो मुहावरे का अर्थ होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए बहुत तंग करना नहीं है, सहारा लेना भी नहीं है, शर्मिंदा होना भी नहीं है, तो नींद आ जाना ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पलक लगना। ठीक है जी, आपने ऐसे बहुत से मुहावरे सुने होंगे, जैसे आंख लगना। आंख लगना का क्या अर्थ होता है। आंख लगना होता है सो जाना। आंख खुलना एक मुहावरा होता है। आंख खुलने का क्या अर्थ है। आंख खुलना कि उसकी आंख खुली, यानी कि उसकी आंख जो है वो सच को खुल के जो है वो खुली, यानी कि सच का पता चलना आपका आंख खुलना होता है ना। एक आपका होता है नींद उड़ जाना। नींद उड़ जाना का अर्थ होता है कि चिंता से जो है वो नींद ना आना। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है, पलक लगना तो नींद आ जाना ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको मुहावरे अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अब आपके रीजनिंग से क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर देयर ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, कि 4 मैसेज है ना, देयर ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, कि इनमें से जो है ना वो आपके द ऑड वन आउट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वोवल और देयर पोजीशन इन लेटर क्लस्टर, की इनमें से जो है ना वो आपका जो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ये बोला गया है यहाँ पर कि इनमें से ना 3 जो है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एक इनमें से जो है वो कि एक जो है वो इनमें से डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर बोला गया है कि पैटर्न ना इसमें से कॉन्सोनेंट और वोवल का नंबर जो है वो आपको नहीं लेना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, यहाँ पर आपको फिर से वोवल एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वोवल नहीं दिख रहा है, तो आप ए ऑप्शन यहाँ से इस तरीके से लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ये पैटर्न आपको नहीं देखना है, इसके अलावा दूसरा पैटर्न आपको कोई देखना है जिससे जो है वो ये 3 जो है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और एक यहाँ पर दूसरा पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है कोई, तो वो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर HFGY है, इसकी हम जो है वो एक तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग H जो है वो आपका कौन से प्लेस पे आता है, तो H आपका आता है H8 पे आता है, 6 is 6, F आपका 6 में आता है, G आपका 7 में आता है, Y आपका जो है वो 25 में आता है। तो ये कैसे बन रहा है आपका, ये आपका 8 से 6 में -2 में जाता है, 6 से 7 में आपका +1 में आता है ना। तो इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है जी, NLHE डिस्कस करते हैं अब। NLHE आपका दूसरा जो है वो ऑप्शन है आपका NLHE। N आपका कौन सा नंबर होता है, 14 होता है, L आपका 12 होता है ना, और आपका उसके बाद 8, H आपका 8 होता है, E आपका 5 होता है। ठीक है जी, तो ये क्या पैटर्न बन रहा है, -2, उसके बाद -4 और उसके बाद -3, ये पैटर्न बन रहा है। तीसरा देखते हैं GEAX। G का वो क्या है, G आपका 7 है, E आपका 5 है, A आपका 1 है, X आपका कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, -2, यहाँ पर -4 आपका बन रहा है, और ये आपका जो है वो 1 से 24, देखिए 1 से रिवर्स में चलिए, 1 से पीछे आएगा आपका 26, 24, 26, 25, 24, तो ये रिवर्स में भी आपका चलता है, तो -3 ये इस तरीके से बन रहा है। तो ये दोनों पैटर्न ना सेम हो गए। ठीक है जी, और ये यहाँ पर अलग है, 2 + 2 + 1 कैसे आ गया, तो ए ऑप्शन ही वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी आप डी ऑप्शन भी आप चेक कर रहे हो, तो उस चारों चेक करोगे ना तो उसमें भी यही बनेगा। जैसे ई आप देखिए, ई आपका 5 में आता है, सी आपका 3 में आता है, वाई आपका 25 में आता है, वी आपका जो है वो 22 में आता है। तो देखिए -2 बन रहा है, -3 से 25 के लिए देखिए 2, 1, 26 और फिर आपका -4 आ गया। ठीक है जी, 25 से 22 में जाओगे तो -3 आता है, तो ये फिर से वही पैटर्न बन रहा है। तो डिफरेंट पैटर्न कौन सा है, ए ऑप्शन, HFGF में जो है वो अलग पैटर्न बन रहा है, तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है G, H, I, J, K and L are sitting around a circular table facing the center. I sit the immediately right of J, H sit second to left of L and K sits to the immediately right of L who is sitting around the left of the I. क्या हो रहा है कि आपके जो ये 6 लोग हैं, है ना, ये आपके जो है वो सेंटर सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सेंटर की ओर बैठे हैं, ठीक है जी, सेंटर की ओर बैठे हैं, यानी कि इस तरीके से ये बैठे होंगे और ऐसे सेंटर की ओर जो है वो ये फेस कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो पहले यहाँ पर लिखा है कि आई सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ जे। देखिए जब सेंटर की ओर बैठे हो ना तो हमेशा याद रखना, जब राइट की बात करें ना तो हमें क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है जी। जैसे आई सिट इमीडिएटली राइट ऑफ जे, जे के राइट में आपका आई, जे के राइट में आपका आई, यानी कि अगर जे यहाँ पर होगा तो आई यहाँ पर होगा, है ना, आई के राइट में है, जे के राइट में आपका आई है, जे का राइट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है जी, इसी तरीके से आएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं एच सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जे। जो एच है ना वो आपका आई के लेफ्ट में सिट कर रहा है, आई के लेफ्ट में, लेफ्ट बात कर रहे हैं तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक। अगर आई आपका जो है वो अगर आपका जो है वो एल अगर आपका यहाँ पर है तो एच कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर होगा, ठीक है जी। के सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ एल, तो के आपका इमीडिएटली राइट में होगा, राइट का मतलब है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो आपके यहाँ पर होगा, ठीक है जी। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के सेकंड में जो है वो आपके लेफ्ट में कौन होगा, आई के सेकंड लेफ्ट में ना आपका कौन होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ना जी की यहाँ पर पोजीशन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, या तो जी यहाँ पर होगा या फिर जी यहाँ पर होगा, ठीक है जी। सेकंड लेफ्ट में बात कर रहा है तो सेकंड लेफ्ट तो आई का जो है वो आपका आई का जो लेफ्ट है ना वो आपका इस तरीके से ये एच बन रहा है, तो यहाँ पर जी की पोजीशन ना स्पेसिफिक है नहीं, तो यहाँ पर या तो एच ऑप्शन जो वो आंसर आना चाहिए था, या फिर ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो ये एक बार ना चेक कर लेना आप, या कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि क्या आपका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है जी। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, यहाँ पर जी की पोजीशन यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ पर के ऑप्शन दिया है पर मेरे अकॉर्डिंग तो एच आना चाहिए, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, ये फिर से रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन है। रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, कि लेफ्ट टू राइट जो है वो आपको काउंटिंग करनी है। हाउ मेनी सच वॉवल आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलो बाय वॉवल, कि आपको ऐसे वॉवल्स आपको बताने हैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करते हुए कि पहले वॉवल के पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आए और बाद में जो है वो एक जो है वो वॉवल आए, कितने ऐसे वॉवल जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर वॉवल चेक करते हैं, आई एक वॉवल है, ठीक है जी, आई के पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, बाद में वॉवल आ रहा है, तो एक तो हमने आई देख लिया। बाकी यू भी वॉवल है लेकिन यू के पहले एक वॉवल आ रहा है इसीलिए यू हम नहीं ले रहे हैं। बाकी वॉवल देखते हैं डी एच एन सी के, यहाँ पर ओ देखते हैं, ओ से पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, बाद में वॉवल आ रहा है, तो ओ भी आपका बन गया सेकेंड। ई भी एक वॉवल है लेकिन ई से पहले आपका वॉवल आ रहा है इसीलिए ये हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट आपका वॉवल कौन सा है, ई आपका एक वॉवल है, ई में आपका पहले कॉन्सोनेंट और बाद में आपका वॉवल आ रहा है, तो ये 3 केस बन रहे हैं, इसीलिए 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 3 वॉवल से जो है वो ये बन रहा है कि पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है आपके रीजनिंग सेक्शन में, भले ही थोड़ी लेंथी पूछ रहे हैं आपसे रीजनिंग सेक्शन, लेकिन ईजी है, सॉल्व आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, ए परसेंटेज बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी एंड ए हैशटैग बी का मतलब क्या है ए इज डॉटर ऑफ बी। तो बेस्ड ऑन द अबव हाउ इट टी जेड रिलेटेड टू एनी, तो आपको कोड दिया है और इस कोड के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। तो देखिए हम जो है वो ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है ना, हम जो है वो आपका जो ट्री होता है ना आपका उससे हम जो है वो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। देखिए जैसे टी जेड हैशटैग यहाँ पर लिखा है ई बी, तो ये सिंबल आपको देखना है कहाँ पर ये लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है, यानी कि ए इज डॉटर ऑफ बी इसका मतलब है, यानी कि टी जेड इज डॉटर ऑफ ई बी, ये हम कह सकते हैं। यानी कि ई बी की डॉटर कौन है आपकी, टी जेड है, ये हम कह सकते हैं टी जेड क्या आपकी डॉटर है, ठीक है जी, किसकी, ई बी की। अब सेकंड है आपका ई बी परसेंटेज एम टी, परसेंटेज क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि ई बी इज फादर ऑफ एम टी के फादर है आपके ई बी, ठीक है जी। यानी कि ये टी जेड फादर है तो ये हम प्लस लिख लेते हैं आपका जो वो जो फादर होते हैं, यानी कि मेल में हम प्लस ऐड करते हैं, यानी कि ये फादर है आपके, ये कौन है आपके फादर है, टी जेड आपकी डॉटर है, ठीक है जी, ये लिख लेते हैं। और आपकी एम टी फिर से एक डॉटर, एम टी फिर से आपकी एक एम टी भी जो है वो एक जो है वो आपका डॉटर या फिर सन है आपके किसके,
ईबी के, ठीक है जी। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट साइन लिखा है हैशटैग, यानी कि MT इज़ जो है वो डॉटर ऑफ बी, LV, यानी कि A इज़ दी डॉटर ऑफ B हैशटैग का मतलब है, इसका मतलब क्या है, MT इज़ डॉटर ऑफ LV। MT किसकी है, LV की डॉटर है, यानी कि LV की डॉटर है, यानी कि EB LV की क्या लगी, वाइफ लगी, इसीलिए ही तो MT की है, ये भी जो है वो डॉटर होगी, ठीक है जी। क्योंकि EB की डॉटर MT है तो LV की डॉटर भी MT है, इसीलिए ये क्या है, पति पत्नी है, ठीक है जी, हस्बैंड और वाइफ है। उसके बाद नेक्स्ट कोड लिखा है NV हैशटैग NE, यानी कि A इज़ डॉटर ऑफ B, यानी कि LV इज़ डॉटर ऑफ NE, यानी कि NE की डॉटर आपकी कौन है, NE की डॉटर आपकी MT है, तो इसलिए LV के एक तरीके से मदर या फिर फादर आप कह लो कौन है, जो है वो आपके LV है, ठीक है जी। तो पूछा गया है कि NE जो है वो आपका TZ के साथ कैसे रिलेशन में है, तो NE आप देख पा रहे होंगे कि आपके TZ जो है वो मदर है LV की, है ना, LV जो है वो TZ की जो है वो मदर है, तो और NE जो है वो आपके TZ के मदर की मदर है, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है कि डॉटर की डॉटर है, यानी कि NV की जो डॉटर है ना, उसकी भी डॉटर है आपकी जो है वो TZ, ठीक है जी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए ये कि कैसे हम जो है वो ये करते हैं ये सॉल्व, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्किन इज कोडेड एज 6972 एंड डिस्क इज कोडेड एज 9746, व्हाट इज कोड फॉर डी इन दैट लैंग्वेज। देखिए मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में भी मैंने ये आपको बताया था कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्किन का कोड क्या दिया है, स्किन का कोड है 6972। डिस्क का कोड क्या है, डिस्क का कोड है आपका 9746। देखिए इसमें कॉमन क्या है, SKI यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर भी जो है वो SK और I है, तो ये निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है जी, ये कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ पर नंबर कौन से यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो ये निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है जी, काट दीजिए इन्हें। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, N का कोड क्या होगा, 2 होगा, D का कोड क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या क्या है, D का कोड क्या है, तो D का कोड है आपका 4, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो इस तरीके से आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, आज के 35 क्वेश्चन हमने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपका HPRC आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछ रहा है। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, HP पुलिस कांस्टेबल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, HP पटवारी, JOIT, या फिर आप जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा है 7018186561। यहाँ पर मैसेज कीजिए, हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और जो वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तब तक के लिए आप जो है वो अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, और मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेस्ट 3 के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिएगा, और आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 35। आपका कमेंट जो है वो आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से जो है वो हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।